हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 23 में हम लोग हैं और इसके 3 पार्ट अभी तक हम लोग जो है देख चुके हैं, जो है क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर या जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्वव्यापी स्तर पर यानी कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। ठीक है, उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो देखी अबाउट द UNFCCC, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज है, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। उसी के बाद आगे जो क्योटो प्रोटोकॉल बना है और उस जो कन्वेंशन हुआ था उसकी जो भी COP होती हैं, दैट इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है ना, हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो COPs रही हैं उनके बारे में बात कर ली है। स्पेसिफिकली हमने बाली मीट जो हुई है, बाली एक्शन प्लान जिसमें आया था, उसके बारे में बात करी है। डरबन में एक COP हुई है, उसके बारे में बात करी है। जो हमारी दोहा में हुई है जहां पर क्योटो प्रोटोकॉल को अमेंड किया गया था, उसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद हमने कानकुन में जो हुई थी उसके बारे में बात करी है। पोलैंड के वर्साओ में जो हुई है जहाँ पर REDD+ का जो कंसेप्ट है उसके बारे में हमने बात करी। और हम लोगों ने बात करी है लास्ट में पेरू को लेकर, पेरू में जो एक हुई है दैट इज इन द लीमा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे आज, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और न्यूज़ में भी वो अभी तक जो है वो बातें उसको लेकर चल रही हैं। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारी वेबसाइट पर खुद को एनरोल नहीं किया है, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जो भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और हमारी वेबसाइट पर एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके एनरोल कर सकते हैं। आप ये जो एनवायरनमेंट का फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको सारे के सारे वीडियोस जो है वो एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्विजेज आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसी तरीके से अगर बाकी कोर्सेज के लिए भी आप लोग ये इस तरीके का फुल कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी आपको वेबसाइट पे जाके आपको और सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इससे रिलेटेड बात है। अब हम सीधे अपने कंटेंट पर आते हैं और पार्ट 4 के साथ इस चैप्टर 23 क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पेरिस क्लाइमेट चेंज COP, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस हुई है दैट इज COP 21 2015 में हुई है, 2015 में, यानी कि आज से अगर हम बात करें तो लगभग 5-6 साल पहले। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, देखिए। ऑब्जेक्टिव्स थे टू होल्ड द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। हमने आपको पहले भी बताया था और मैंने आपको बार बार बोला था कि ये जो 2 डिग्री सेल्सियस की एक वैल्यू है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये हम आगे जाके जब पेरिस का जो एग्रीमेंट है या जो COP 21 हुई है पेरिस में, उसकी जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पर ये वैल्यू का जिक्र आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है पेरिस एग्रीमेंट का, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमें जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, यानी कि पूरे के पूरे ग्लोब का, ठीक है, सिर्फ इंडिया का नहीं, सिर्फ अमेरिका का नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का नहीं, किसी एक देश का नहीं, ओवरऑल जो वर्ल्ड का, जो ग्लोब का पूरा ओवरऑल टेम्परेचर है, उसको हमें क्या करना है, उसमें जो राइज हो रहा है, ठीक है, राइज तो हो ही रहा है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, उस राइज को 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। पहली बात तो ये लिखी थी। ठीक, और दूसरा ये लिखा था टू परस्यू एफर्ट्स टू लिमिट टेम्परेचर इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, रिकॉग्नाइजिंग दैट दिस वुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क एंड इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक चीज तो ये बोली गई है कि 2 डिग्री से ज्यादा तो नहीं करना है, बिल्कुल, मतलब 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। और दूसरी बात ये बोली है कि कोशिश करनी है कि अगर हम इसको 1.5 यानी कि 1.5 डिग्री या 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ने दें तो वो और भी अच्छी बात है।
ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से अगर रोक लेते हैं तो उससे हमारा जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो रिस्क है या जो उससे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं, काफ़ी हद तक उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द एग्रीमेंट ऑल्सो टॉक्स अबाउट रीचिंग द ग्लोबल पीकिंग ऑफ एमिशंस बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, रिकॉग्नाइजिंग दैट पीकिंग विल टेक लॉन्गर फॉर डेवलपिंग कंट्री पार्टीज। तो इसमें एक बात और ये भी बोली गई कि पीक जो है, जो एमिशंस का पीक है वो कब आएगा, वो आएगा सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी में। ठीक है, सेंचुरी जो है हमारी, जो हमारी 21वीं सेंचुरी चल रही है, इसका जो सेकेंड हाफ होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा उसमें, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2050 के बाद, ठीक है, आफ्टर 2050 तब एक्सपेक्टेड है कि ये एमिशंस का पीक आएगा। यानी कि तब तक तो क्या होगा, एमिशंस बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि देखिए अब ये पीक टर्म या किसी भी चीज का पीक आना, अब ये पिछले साल का जो आपको पता है जो कोविड-19 हुआ है उसके बाद ये टर्म आप सभी लोगों को पता है ना, कि पीक आना का मतलब क्या होता है। पीक आने का मतलब यही है कि अगर हम इसको अगर एक इस तरीके से अगर प्लॉट करें, ठीक है, मान लीजिए हम एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं टाइम, ठीक है, और वाई एक्सिस में अगर हम प्लॉट करते हैं इस केस में एमिशन, ठीक है, एमिशन यानी कि आप स्पेसिफिकली यहाँ पर लिख लीजिए जीएचजी एमिशन, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये ऐसे करके बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक लेवल आएगा कि जहां पर इसका पीक आएगा और उसके बाद ये चीजें फिर क्या होंगी, नीचे आनी शुरू हो जाएंगी। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं 2050 के बाद यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी में आने की उम्मीद है। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ गए। इसके बाद नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें, इसमें क्या लिखा है ये से हमें पता है। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस क्या है ये हमें पहले से पता है कि हर देश को जो अपना कंट्रीब्यूशन देना है कि वो क्या कंट्रीब्यूशन देगा, कितना एमिशन रिड्यूस करेगा, ये वाली सारी बातें हैं, ठीक है ना। इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। द पेरिस एग्रीमेंट रिक्वायर्स ऑल पार्टीज टू पुट फॉरवर्ड देयर बेस्ट एफर्ट्स थ्रू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस एंड टू स्ट्रेंथन दीज एफर्ट्स इन द ईयर्स अहेड। तो पेरिस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि जितनी भी पार्टीज हैं वो अपना बेस्ट एफर्ट दें, अपने जो भी नेशनली डिटरमाइंड उनके कंट्रीब्यूशंस है उसके थ्रू वो अपना जितना भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हो सकता है वो दें, और इन एफर्ट्स को आने वाले सालों में और भी स्ट्रेंथन करें, मजबूती दें। ठीक है, दिस इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट दैट ऑल पार्टीज रिपोर्ट रेगुलरली ऑन देयर एमिशंस एंड ऑन देयर इंप्लीमेंटेशन एफर्ट्स। और इसमें एक चीज और भी जो है वो इंक्लूड की गई है, शामिल की गई है, वो ये है कि जितनी भी पार्टीज हैं वो रेगुलरली अपना जो एमिशन है कि कितना एमिशन हो रहा है उसको रेगुलरली उसकी रिपोर्ट देते रहे, और उसको लेकर वो क्या काम कर रहे हैं, मतलब इस एमिशन को कम करने के लिए या रोकने के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं, क्या इंप्लीमेंटेशन एफर्ट्स कर रहे हैं, उसके बारे में भी वो रेगुलरली रिपोर्ट देते रहे। ठीक है, इसके बाद इन 2018 parties will take stock of the collective efforts in relation to the progress towards the goal set in the Paris Agreement and to inform preparation of NCDs। तो 2018 में देशों ने ये चीजें करी कि क्या करा कि जो भी पेरिस एग्रीमेंट में जो भी गोल्स दिए गए थे, ठीक है, स्पेसिफिकली जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स थे वही कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है और मतलब 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, और प्रेफरेबली ये है कि 1.5 से नीचे रखना है। तो उसको लेकर कलेक्टिव एफर्ट्स क्या किए जा रहे हैं उनके बारे में बात करी गई है, और साथ ही साथ जो उनका एनडीसी बन रहा था, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, उनको लेकर इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, देयर विल ऑल्सो बी अ ग्लोबल स्टॉक टेक every 5 years to assess the collective progress towards achieving the purpose of the agreement and to inform further individual actions by parties। यानी कि एक ग्लोबल स्टॉक टेक होगा। स्टॉक टेक बेसिकली क्या है, जैसे आपको पता है कि गोदाम है, ठीक है, गोडाउन होता है, तो गोडाउन में क्या होता है कि आप जो अब जितनी भी इन्वेंट्री होती है, जितना भी सामान होता है, उसके स्टॉक चेक करते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक रह गया है, कितना स्टॉक रह गया। तो दैट इज बेसिकली स्टॉक टेक। ठीक है, स्टॉक टेक इज समथिंग यू कैन से रिलेटेड टू योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ये। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मेजरमेंट है और रिपोर्टिंग है कि आप कितना उस पर एफर्ट्स वगैरह कर रहे हैं, कि हर 5 साल में ये देखा जाएगा कि हमारा ग्लोबल स्टॉक कितना रह गया है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, और उसको लेकर क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, वो सारी बातें जो है यहाँ पर की जाएंगी। ये इसमें लिखा गया है अगले 5 साल तक, मतलब हर 5 साल में। ठीक है ना, एवरी 5 years। द पेरिस एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016। 2016 में 4 नवंबर को जो है ये पेरिस एग्रीमेंट क्या हुआ, लागू हुआ। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस ऑफ पार्टीज
serving as the meeting of the parties by the Paris Agreement, that is CMA1, took place in Marrakesh. Marrakesh is in Morocco from 15 to 18 November 2016. ठीक है, इसकी जो पहली मीटिंग हुई है ये बेसिकली, जैसे हम लोग COPs की बात कर रहे थे तो वो तो UNFCCC जो है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो COP21 जो है ये तो आपको पता है, यहां से पेरिस एग्रीमेंट निकला है। ठीक है, और इसी के बाद इसकी जो पहली मीटिंग होती है दैट इज CMA1, वो कहां पर होती है, ध्यान रखेंगे आप, मरक्केश इन मोरक्को। ठीक है, मरक्केश इन मोरक्को, इसको आप ऐसे करके याद जरूर रखेंगे। आगे देखिए, बाय द क्लोज ऑफ मरक्केश कॉन्फ्रेंस it had been ratified by 11 countries representing more than 3/4 of the global emissions। और जब तक ये मरक्केश कॉन्फ्रेंस जो है वो पूरी होती है तब तक ये जो पेरिस एग्रीमेंट था इसको 11 देशों ने, 111 देशों ने क्या कर लिया, इसको रेटिफाई कर दिया, मतलब इस पर अपनी सहमति दे दी। और ये जो 111 देश है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 3/4 ऑफ द ग्लोबल एमिशन, यानी कि जो टोटल ग्लोबल एमिशन हो रहा है उसका 3/4 तो यही देश कर रहे हैं और इन्होंने जो है इसको रेटिफाई कर दिया। ठीक, आगे देखिए, द एग्रीमेंट डिफाइंस पार्टीज बेसिक ऑब्लिगेशंस एंड एस्टैब्लिशेस न्यू प्रोसीजर्स एंड मैकेनिज्म। ये एग्रीमेंट क्या करता है, ये एग्रीमेंट डिफाइन करता है कि पार्टीज की बेसिक ऑब्लिगेशंस क्या होंगी। ठीक है, मतलब बिल्कुल इनकी मूलभूत जो है वो जिम्मेदारियां क्या होंगी, एक बात तो ये करता है, और दूसरा है ये नए प्रोसीजर्स और मैकेनिज्म्स को भी स्टैब्लिश करता है। बट फॉर दीज टू बी फुल्ली ऑपरेशनल देयर डिटेल्स मस्ट बी फर्दर इलेबोरेटेड। लेकिन इनको फुल्ली ऑपरेशनल बनाने के लिए इनकी जो डिटेल्स है उसको और ज्यादा क्या करना पड़ेगा, विस्तृत करना पड़ेगा, विस्तार में एलेबोरेट करना पड़ेगा। दिस रिक्वायर्स द अडॉप्शन बाय पार्टीज ऑफ एन एक्सटेंसिव सेट ऑफ डिसीजंस नोन लूजली एज द पेरिस रूल बुक। तो यानी कि ये जो डिसीजंस है, कुछ सेट ऑफ डिसीजंस है जिनको पार्टीज को क्या करना है, अडॉप्ट करना है, जिनको बोला गया है पेरिस रूल बुक। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट में बातें इतनी ही है, लेकिन ये अभी भी न्यूज वगैरह में रहती है, क्योंकि आपको पता है कि पीछे क्या हुआ था कि जैसे अमेरिका था, जब उसके डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने बोला था कि अमेरिका या USA जो है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से अपने आप को क्या कर लिया था, हटा लिया था। ठीक है ना, फिर उसके बाद जब अभी नए प्रेसिडेंट आए हैं तो उन्होंने कहा है कि नहीं, वी आर अगेन अ पार्ट ऑफ द दिस पेरिस एग्रीमेंट और बीइंग अ डेवलप्ड नेशन वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क टूवर्ड्स द रिड्यूसिंग द एमिशंस, है ना, ये सारी बातें उन्होंने कही है, तो वापस से ये चीज़ आ गई है। तो इसलिए जो पेरिस एग्रीमेंट है ये थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह में रहता है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो है, अगली कॉन्फ्रेंस देखेंगे, ये वापस से हम लोग जो है UNFCCC की जो COP है वहीं पर आ गए। ठीक है ना, मरक्केश क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 2022 2016, 2016 में COP 22 होती है, कहां पर, मरक्केश, मरक्केश वही है मोरक्को में। ठीक है, Beyond developing the Paris rule book, parties took actions and made announcement on a range of other issues। यानी कि ये रूल बुक तो बन गई थी, ऊपर जो हमने बात करी एक्सटेंसिव सेट ऑफ डिसीजंस है, ठीक है, जिनको क्या करना है, पार्टीज को अडॉप्ट करना है। एक तो वो पेरिस रूल बुक हो गई, और उसके साथ साथ पार्टीज ने कुछ और एक्शंस भी लिए और कुछ और अनाउंसमेंट भी किए कुछ और इश्यूज के ऊपर। वो क्या है, देखिए, पहला है फाइनेंस। फाइनेंस को लेकर क्या बात हुई है कि द पेरिस एग्रीमेंट रिक्वायर्स developed countries to provide biennial reports on financial support provided or mobilized through public interventions and on projects level of future support। तो पेरिस एग्रीमेंट में क्या बोला था कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है इनको क्या करना है, बाइनियल रिपोर्ट्स पब्लिश करनी है या रिपोर्ट्स अपनी प्रोवाइड करनी है। बाइनियल का मतलब होता है ट्वाइस इन अ ईयर। ठीक है, यानी कि हर 6 महीने में एक बार। ठीक है, कि ये लोग पब्लिक इंटरवेंशंस के थ्रू क्या है कि कितना पैसा क्या कर रहे हैं, कितना पैसा मोबिलाइज कर रहे हैं, कितना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और प्रोजेक्टेड लेवल्स ऑफ फ्यूचर सपोर्ट, और फ्यूचर में कितना प्रोजेक्टेड एक मतलब वॉल्यूम है कि फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह मिल सकता है, उसको लेकर इन्हें अपनी जो है बाइनियल रिपोर्ट्स पब्लिश करनी है। ठीक, इन मरक्केश SBSTA began considering how to account for public finance। मरक्केश में ही ये जो SBSTA है, SBSTA is nothing but सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। ठीक है, सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। इसने क्या करा, इसने ये कंसिडर करना शुरू किया कि पब्लिक फाइनेंस के लिए कैसे अकाउंट किया जाएगा। इश्यूज इंक्लूड वेदर द अकाउंटिंग शुड अप्लाई ओनली टू फ्लोज फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज और टू अ ब्रॉडर फ्लोज ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो इसमें ये चीज की बात की गई कि ये जो फ्लो हो रहा है, जो फाइनेंस का फ्लो है, या जो आप कह सकते हैं कि पैसे का फ्लो है एक तरीके से, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो सिर्फ डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ को होगी, या फिर इसमें और ज्यादा लेवल पर या किसी अलग लेवल पर जो है वो
फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बातें थी फाइनेंस को लेकर। दूसरी बात थी ग्लोबल स्टॉक टेक। इसमें क्या है, मरक्केश में ही पार्टीज बिगेन डिस्कसिंग हाउ टू स्ट्रक्चर द स्टॉक टेक इंक्लूडिंग इट्स फॉर्मेट, इनपुट्स, टाइमलाइन, ड्यूरेशन एंड आउटपुट एंड इट्स लिंकेजेस टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द पेरिस आर्किटेक्चर। तो मरक्केश में ही बेसिकली ग्लोबल स्टॉक टेक को लेकर भी बात की गई है। इसके बाद एक इशू आया, दैट इज द ऑर्फन इश्यूज। अब देखिए ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस आइटम्स इन मरक्केश वाज हाउ टू ट्रीट अ सेट ऑफ सो कॉल्ड ऑर्फन इश्यूज दैट आर रेफरेंस्ड इन द पेरिस एग्रीमेंट बट नॉट असाइंड टू द एपीए और अनदर बॉडी फॉर फर्दर कंसिडरेशन। तो कुछ ऐसे ऑर्फन इश्यूज, ऑर्फन का मतलब होता है जो आपके अनाथ होता है, अनाथ, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ऑर्फन। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे मुद्दे थे कि जिनको पेरिस एग्रीमेंट में रेफरेंस तो दिया गया था पर वो किसी एपीए को असाइन नहीं किए गए। एपीए मतलब जो एडहॉक वर्किंग ग्रुप होता है, पेरिस एग्रीमेंट का कोई एडहॉक वर्किंग ग्रुप है कि मान लीजिए आपने कोई इशू बनाया, ठीक है, या आपने कोई क्या कहते हैं, कोई इस तरीके का आइटम है या कोई इस तरीके की चीज है जिसके ऊपर ध्यान देना है। पेरिस एग्रीमेंट ने बोला कि हम इस चीज को लेकर ध्यान देंगे। अब वो ध्यान देंगे कहना अलग बात है, लेकिन उसको किसी एक प्रॉपर बॉडी को असाइन करना है ताकि वो उसको लेकर जो है सेट ऑफ रूल्स बना सके और फिर उसको वो और देशों को इंप्लीमेंट करवा सके, उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह आ रही है उसका असेसमेंट वगैरह कर सके। तो वो सारा काम एक जो आपका ये वर्किंग ग्रुप होगा वो करेगा। तो ये कुछ चीज ऐसे थे, कुछ मुद्दे ऐसे थे कि जो पेरिस एग्रीमेंट में जिनका रेफरेंस तो था लेकिन उनको कहीं पर भी किसी एपीए वगैरह को असाइन नहीं किया गया था, ठीक है। तो दीज इश्यूज इंक्लूड वेदर टू एस्टैब्लिश कॉमन टाइम फ्रेम फॉर एनडीसीज। तो कुछ ऐसे इशू क्या थे कि हमें एनडीसीज के लिए क्या कोई कॉमन टाइम फ्रेम को एस्टैब्लिश करना चाहिए। पार्टी ने क्या किया था, डिफरेंट टाइम फ्रेम अडॉप्ट किया था फर्स्ट राउंड में, क्योंकि एनडीसी क्या है, दे आर योर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। अब मान लीजिए इंडिया कहता है कि मैं 2025 तक एमिशन को इतना कम करूंगा, चाइना कहता है नहीं मैं 2025 तक तो नहीं कर पाऊंगा, मैं 2030 तक करूंगा, ठीक है। वहीं पाकिस्तान कहता है कि मैं तो 2035 तक कर पाऊंगा, ठीक है। बांग्लादेश कहता है कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये मतलब क्या हो गया कि टाइम फ्रेम अलग अलग हो गया, है ना। तो पहले देशों को यह आजादी थी कि जब आप अपने एनडीसी बना रहे हैं तो आपको कोई टाइम फ्रेम की मतलब वो नहीं दिया गया था कि सबका टाइम फ्रेम एक ही करना है। तो एक मुद्दा तो ये था कि क्या सारे के सारे जो देशों के एनडीसी हैं उनका एक टाइम फ्रेम कॉमन किया जाए। दूसरी बात यह थी कि एनी रूल्स अराउंड द एडजस्टमेंट बाय पार्टीज ऑफ देयर एनडीसीज, ठीक है, कि जो पार्टीज के द्वारा जो उनके एनडीसी दिए गए हैं उनके एडजस्टमेंट को लेकर कोई रूल्स है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कलेक्टिव फाइनेंस गोल बियॉन्ड 2025, ठीक है। फाइनेंस गोल जो है, कलेक्टिव फाइनेंस गोल का डेवलपमेंट की बात है बियॉन्ड 2025 के बाद। अनेबल टू एग्री ऑन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, पार्टीज सिंपली आस्क द एपीए टू कंटिन्यू इट्स कंसिडरेशन ऑफ पॉसिबल एडिशनल मैटर्स रिलेटिंग टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो देश थे ये किसी भी एक एग्रीमेंट पे या आप कह सकते हैं कि एक सहमति इनके बीच में नहीं बनी। तो इन्होंने क्या करा कि पार्टीज ने जो एपीए थे उन्हीं को ये बोला कि आप एक काम कीजिए कि अपना जो कंसिडरेशन है कि पॉसिबल एडिशनल मैटर्स रिलेटिंग टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, आप इसी में अपना काम जो है वो जारी रखिए, अलग अलग काम जो है सच नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर अडेप्टेशन फंड को लेकर बात देखते हैं क्या की गई है। वन होल्ड ओवर इशू फ्रॉम पेरिस वॉज वेदर द अडेप्टेशन फंड एस्टैब्लिश्ड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल which provides adaptation support to developing countries would continue under the Paris Agreement। तो एक मुद्दा ये भी था, या ये लोगों के मन में आप एक तरीके से कह सकते हैं जो पार्टीज थी इनके मन में ये एक डाउट था कि क्या जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत अडेप्टेशन फंड स्टैब्लिश हुआ था और क्यों हुआ था, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको अडेप्टेशन सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। तो क्या वो पेरिस एग्रीमेंट के दौरान भी या पेरिस एग्रीमेंट होने के बाद भी वो अडेप्टेशन फंड कंटिन्यू रहेगा, ये इनके मन में एक डाउट था। तो ऑल्दो developed countries would prefer to channel support through the newly established Green Climate Fund, developing countries pushed very hard to keep the adaptation fund alive। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज थे इनके बीच में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये दो पार्टीज हो गई, एक डेवलपिंग कंट्रीज की और एक डेवलप्ड कंट्रीज की। तो डेवलप्ड वाले क्या चाहते थे कि जो ये चैनल सपोर्ट, मतलब हम सपोर्ट तो दे रहे हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट या अडेप्टेशन का सपोर्ट तो हम दे रहे हैं, लेकिन जो एक नया फंड बना था दैट इज जो जीसीएफ, ग्रीन क्लाइमेट फंड बना था, उसके तहत हम दें। अब ये आप बताएंगे कि जीसीएफ कहां पर बना था। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी चीजें बोली थी कि अडेप्टेशन फंड कहां बना था, मतलब किस सीओपी में बना था, ग्रीन क्लाइमेट फंड किस सीओपी में बना था। तो ये चीजों को आप थोड़ा सा क्या करेंगे, नोट डाउन जरूर करके रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। और मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो किस सीओपी में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक। तो यहां पर यह बात बोली जा रही है कि डेवलप्ड कंट्रीज चाहती थी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के
से वो क्या करें, अपना जो सपोर्ट है वो उसके थ्रू कंटिन्यू रखें। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो चाहते थे कि एडेप्टेशन फंड को भी रखा जाए और एडेप्टेशन फंड के थ्रू ही उनको जो है एडेप्टेशन सपोर्ट मिलता रहे। ठीक, पार्टीज डिसाइडेड द फंड शुड सर्व द पेरिस एग्रीमेंट पेंडिंग डिसीजंस ऑन गवर्नेंस एंड अदर इश्यूज। और पार्टी ने यह डिसाइड किया कि जो पेरिस एग्रीमेंट का मुद्दा है या जो उसके गोल्स है या जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे होने चाहिए, जो फंड दिया जा रहा है उससे ये पूरे होने चाहिए। बाकी जो डिसीजन है कि किसके थ्रू करना है क्या नहीं करना है वो गवर्नेंस और उसके ऊपर छोड़ दिया गया। ठीक, इसके बाद 2018 में एक फैसिलिटेटिव डायलॉग हुआ है। देखिए ये क्या है, इन पेरिस एंटिसिपेटिंग दैट द पेरिस एग्रीमेंट वुड नॉट बी इन फोर्स फॉर सेवरल ईयर्स, parties decided to conduct an early stock take through a facilitative dialogue in 2018। ठीक, क्योंकि ये माना जा रहा था कि पेरिस एग्रीमेंट जो है अभी इतनी जल्दी लागू होगा नहीं, तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि हम एक फैसिलिटेटिव डायलॉग 2018 के थ्रू एक क्या करते हैं, एक अर्ली स्टॉक टेक करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट राउंड ऑफ एनडीसी जो है वो 2019 और 20 में था। तो मरक्केश में पार्टी ने क्या करा, आस्क्ड द प्रेसिडेंसीज ऑफ COP 2022 एंड 23 to jointly undertake consultations on how to organize a facilitative dialogue and report back at COP 23। तो मरक्केश जो हुई थी, जो मरक्केश में COP हुई थी, वहां पर क्या बोला गया कि जो COP 22 और COP 23 की जो प्रेसिडेंसीज हैं उनको ये बोला गया कि आप आपस में कंसल्टेशंस करिए कि हमें एक फैसिलिटेटिव डायलॉग ऑर्गेनाइज करवाना है, और COP 23 जब होगी तो वहां पर उसको वापस से क्या करना है, वापस से उसकी रिपोर्ट वगैरह जो है वो देनी है कि किस तरीके से ये करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद मिड सेंचुरी स्ट्रेटेजीज आती है। द पेरिस एग्रीमेंट एनकरेजेस कंट्री टू प्रिपेयर एंड सबमिट लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। पेरिस एग्रीमेंट क्या करता है, वो कंट्रीज को, देखिए यहां पर लिखा गया है वर्ड एनकरेज, यानी कि ये कोई बाइंडिंग नहीं है, तो ये कंट्रीज को एनकरेज करता है कि वो एक लॉन्ग टर्म ग्रीन हाउस गैस, लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाए कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, यानी कि लो होगा और लंबे समय तक, तो उसको लेकर वो एक रिपोर्ट बनाए और वो रिपोर्ट या स्ट्रेटेजी जो है वो सबमिट करे। आउटलाइनिंग द काइंड्स ऑफ एक्शंस नीडेड टू अचीव मच डीपर एमिशन रिडक्शंस। ठीक है, यानी कि एमिशन रिडक्शंस को कम करना है तो क्या क्या एक्शन वगैरह लिए जाएंगे, क्या उनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है, उसको लेकर वो एक क्या करें, रिपोर्ट बनाए और उसको सबमिट भी करें। इन मरक्केश, कैनेडा, जर्मनी, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स became the first countries to submit what have come to be known as mid century strategies। तो किन चार देशों ने जो है ये मिड सेंचुरी स्ट्रेटेजीज या जो लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज थी वो सबमिट करी थी, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें है, एक है कनाडा, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है मैक्सिको और चौथा है यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन्होंने ही ये जो है सबमिट करी और इसी को बोला जाता है मिड सेंचुरी स्ट्रेटेजीज। इसके बाद एक नया इनिशिएटिव कॉल्ड द 2050 पाथवे प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड विद सपोर्ट फ्रॉम अ ब्रॉड एरिया ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, सिटीज, स्टेट्स एंड कंपनीज टू हेल्प अदर कंट्रीज डेवलप देयर ओन मिड सेंचुरी स्ट्रेटेजी। इसके बाद एक 2050 यानी कि 2050 पाथवे प्लेटफॉर्म बनाया गया, और ये क्यों बनाया गया है कि बाकी देशों को भी जो है अपनी मिड सेंचुरी स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए वो हेल्प कर सके, उसके लिए बनाया गया है। ठीक, इसके बाद अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हेडिंग इनटू मरक्केश, डेवलप्ड कंट्रीज रिलीज्ड अ रोड मैप आउटलाइनिंग हाउ दे फोरसी मीटिंग द गोल ऑफ मोबिलाइजिंग $100 बिलियन a year इन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज बाय 2020। ये वर्ल्ड आपको या ये आपको जो वैल्यू है कि $100 बिलियन इकट्ठा करना है हर साल 2020 तक, किनको, डेवलप्ड कंट्रीज को, तो वो किस तरीके से किया जाएगा उसको लेकर भी एक पूरा का पूरा रोड मैप बनाने की बात यहां पर है। इन मरक्केश, द UNFCCC स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस released its second biennial assessment showing that total global climate finance increased 15% in 2013-14, reaching a high bound estimate of $741 billion in 2014। ठीक है, यानी कि ये जो UNFCCC है इसकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो है, इसने अपनी सेकंड बाइनियल असेसमेंट की एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी और इसने ये बोला कि जो ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस है वो 15% बढ़ा है 2013-14 में, और 2014 तक जो इसकी वैल्यू है, टोटल जो वैल्यू है वो 741 बिलियन हो गई है। ठीक है, ये यहाँ पर जो लिखा गया है दैट इज 100 बिलियन अ ईयर, यानी कि हर साल, और तो टोटल जुड़ते जाएगा तो 2014 तक ये वैल्यू 741 बिलियन डॉलर की हो गई। इसके बाद कंट्रीज एंड अदर्स अनाउंस्ड अ वैरायटी ऑफ न्यू फाइनेंशियल प्लेजेस। जो बाकी देश थे और उन्होंने क्या करा कि कुछ और नए फाइनेंशियल प्लेजेस को क्या करा, अनाउंस किया। देखते हैं वो क्या है। 23 million for the climate technology center and network
विच प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो $23 मिलियन जो है वो इनके लिए होगा, CTCN के लिए। मोर देन 50 मिलियन फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी एस्टैब्लिश्ड इन पेरिस टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बिल्ड द कैपेसिटी टू मीट न्यू ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये नए ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए कौन कि डेवलपिंग कंट्रीज इनको मीट कर पाए, उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव जो है वो इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी के लिए $50 मिलियन की बात है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक का जो क्लाइमेट फाइनेंस है फॉर द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन, उसको डबल करने की बात की गई है टू $1.5 बिलियन बाय 2020। तो ये कुछ और फाइनेंशियल प्लेजेस हैं जो कुछ और देशों ने मिलके करे यहां पर। ठीक है, इसके बाद अगर लॉस और डैमेज की हम बात करते हैं तो पार्टीज कंडक्टेड द फर्स्ट रिव्यू ऑफ द वर्साओ इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स। ठीक है, पार्टीज ने क्या करा कि जो वर्साओ इंटरनेशनल मैकेनिज्म था फॉर लॉस एंड डैमेज जो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट से संबंधित था, उसका पहला रिव्यू करा। और द मैकेनिज्म established as an interim body at COP19 and subsequently brought under the Paris Agreement is charged with developing approaches to help vulnerable countries cope with unavoidable climate impacts। ठीक है, इस मैकेनिज्म में जो COP19 में एक इंटरिम बॉडी की तरह बना था और सब्सिक्वेंटली जिसको बाद में क्या करा गया, पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत इंक्लूड किया गया, उसके पास क्या काम था, उसको क्या चार्ज दिया गया है कि विद डेवलपिंग अप्रोचेस टू हेल्प वल्नरेबल कंट्रीज, जो वल्नरेबल कंट्रीज है उनके लिए आपको अप्रोचेस बिल्ड करनी है ताकि वो जो अनअवॉइडेबल क्लाइमेटिक इंपैक्ट्स है, यानी कि क्लाइमेट के कुछ ऐसे प्रभाव, क्लाइमेट चेंज के कुछ ऐसे प्रभाव जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उनसे कैसे कोप करें ये जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं, उनके लिए बनाने की बात यहां पर क्या बनाने की बात की गई है, अप्रोचेस। ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड स्लो ऑनसेट इवेंट्स सच एज सी लेवल राइज। तो इसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी कि जो रैपिड इवेंट्स है उनकी बात भी की गई है कि ये वल्नरेबल कंट्रीज इन रैपिड इवेंट से कैसे लड़ेंगी। और फिर जो स्लो इवेंट है जैसे कि सी लेवल का राइज है, अब सी लेवल का राइज रातों रात तो नहीं होगा, उसमें कुछ साल लगेंगे, तो जो स्लो वाले इवेंट्स हैं या फिर जो एक्सट्रीम फास्ट इवेंट्स हैं, दोनों ही तरीके के इवेंट्स से ये वल्नरेबल कंट्रीज कैसे लड़ेंगी उनको लेकर अप्रोच बनाने की बात यहां पर की गई है। The next review will take place in 2019 and further reviews will be conducted in a 5-year cycle and which could align with the global stock takes। ठीक है, तो इसके जो आगे के रिव्यू है वो 2019 में हो रहे हैं, उसके आगे भी हर 5 साल में जो है इसके रिव्यू इस तरीके से होते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो COP23 2017 में हुई है। तो फिजी एक देश है, उसने प्रिसाइड करी है UNFCCC की COP23 इन बॉन। बॉन इज अ प्लेस इन जर्मनी। COP 2013 जो है वो बॉन में हुई है नवंबर 2017 में। इसके कुछ अगर हम आउटकम्स की बात कर लेते हैं तो की आउटकम्स एग्रीड एट द UN क्लाइमेट टॉक्स इन बॉन। देखिए क्या है, पावरिंग पास्ट कोल अलायंस, इट इज लॉन्च्ड इन COP23 बॉन एंड लेड बाय UK एंड कैनेडा। इट हैज मोर देन 20 मेंबर्स एम्ड एट एक्सेलरेटिंग क्लीन ग्रोथ एंड अचीविंग द रैपिड फेज आउट ऑफ ट्रेडिशनल कोल पावर। तो यहां पर क्या बात की गई है, 20 देशों का एक एक तरीके से आप ग्रुप कह सकते हैं या एक अलायंस कह सकते हैं, जिसको यूके और कनाडा जो है वो लीड कर रहा है, जिसमें यह बात की गई है कि हम लोग क्लीन ग्रोथ को, ठीक है, क्या करेंगे, क्लीन ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे। क्लीन ग्रोथ का मतलब ही वही है ना, कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन क्लीन है, मतलब कि एमिशन वगैरह को रिड्यूस करने की बात की गई है। और जो हमारी ट्रेडिशनल कोल पावर है, यानी कि परंपरागत तौर पर हम जो कोयले का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, फेज आउट करेंगे रैपिड तरीके से, मतलब जल्दी जल्दी उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। अलायंस डिक्लेयर्स दैट द कोल फेज आउट इज रिक्वायर्ड इन द OECD एंड EU 28 बाय 2030। तो इन्होंने ये बोला कि कोल फेज आउट जो है वो OECD में और EU 28 में 2030 तक करना है, और बाकी पूरे के पूरे देश में भी नॉट लेटर देन 2050, यानी कि 2050 तक कोयले का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, फेज आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, टू मीट द पेरिस एग्रीमेंट, तभी जाके हम क्या है, पेरिस एग्रीमेंट को मीट कर पाएंगे। बट इट डज नॉट कमिट सिग्नेटरीज टू एनी पर्टिकुलर फेज आउट डेट। लेकिन ध्यान रखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर डेट जो है उसको लेकर बात नहीं की गई है, कि जितने भी सिग्नेटरीज होंगे उनको ये नहीं बोला है कि एक पर्टिकुलर डेट तक ये सारा का सारा फेज आउट होना चाहिए। It also does not commit the signatories to end the financing on unabated coal power stations rather just restricting it। ठीक है, और सिग्नेटरीज को यह भी नहीं बोला है कि जो अनअबेटेड कोल पावर स्टेशंस होंगे उनको क्या करना है, उनकी फाइनेंसिंग को खत्म करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको बोला है कि आप जस्ट उसको क्या करें, रेस्ट्रिक्ट करें। ठीक है, इसके बाद फिजी की जो COP हुई है
फिजी जो है एक फर्स्ट स्मॉल आइलैंड स्टेट है टू होस्ट द UNFCCC क्लाइमेट टॉक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फिजी जो है वो सबसे छोटा, या फिर आप कह सकते हैं कि पहला जो है एक छोटा आइलैंड है जिसने UNFCCC की इस तरीके की जो COP वगैरह है या क्लाइमेट टॉक है या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसको होस्ट किया है। इसके आउटकम्स क्या क्या थे? यहां पर जेंडर एक्शन प्लान बनाने की बात है, यानी कि हाईलाइट्स द रोल ऑफ वुमेन इन क्लाइमेट एक्शन एंड प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी इन द प्रोसेस, यानी कि जो महिलाओं का रोल है उसको बढ़ाने की बात है क्लाइमेट एक्शन में, और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने की, प्रमोट करने की बात की गई है। नेक्स्ट इज लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजीनियस पीपल प्लेटफॉर्म, यानी कि जो लोकल लोग हैं उनको साथ लिया जाएगा। एम्स टू सपोर्ट द एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। वही बात है कि लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके एक्सपीरियंस को एक्सचेंज किया जाएगा, और साथ ही साथ मिटिगेशन और एडेप्टेशन की जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी उनको भी शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट इज ओशियन पाथवे पार्टनरशिप। ये क्या है? 2 ट्रैक strategy for 2020 supporting the goals of the Paris Agreement that includes increasing the role of ocean considerations in the UNFCCC process। ठीक है, ओशन कंसिडरेशन या ओशन का रोल जो है हम UNFCCC के प्रोसेस में बढ़ाएंगे। और दूसरी बात है कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग एक्शन इन प्रायोरिटी एरियाज इंपैक्टिंग और इंपैक्टेड बाय द ओशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये करने की बात भी यहां पर की गई है कि जो प्रायोरिटी एरियाज हैं, ठीक है, जिन पर असर पड़ रहा है, या तो जो ओशन और क्लाइमेट चेंज पर असर डाल रहे हैं या जो इनकी वजह से जिन पर असर पड़ रहा है, उन पर भी क्या किया जाएगा? एक्शन जो है वो इंक्रीज किए जाएंगे। नेक्स्ट इज योर तालानोआ डायलॉग। तालानोआ डायलॉग क्या है? देखिए, तालानोआ इज अ ट्रेडिशनल वर्ड यूज्ड इन फिजी एंड अक्रॉस द पैसिफिक टू रिफ्लेक्ट अ प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी एंड ट्रांसपेरेंट डायलॉग। तो तालानोआ बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल वर्ड है जो फिजी में और बाकी जो पैसिफिक का एरिया है वहां पर यूज होता है, जिसको मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी एंड ट्रांसपेरेंट डायलॉग। तो तालानोआ डायलॉग इज अ प्रोसेस डिजाइंड टू हेल्प कंट्रीज इंप्लीमेंट एंड एनहेंस देयर नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस बाय 2020। तो तालानोआ डायलॉग क्या था? ये एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें देशों को मदद की जाएगी कि अपने जो NDC है, दैट इज नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस है, उनको इंप्लीमेंट करने में और उनको इनहेंस करने में हेल्प की जाएगी 2020 तक। द प्रोसेस ऑफ तालानोआ इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस थ्रू स्टोरी टेलिंग। तो यहां पर क्या है कि स्टोरी टेलिंग की तरह, यानी कि कहानी की तरह बताई जाएगी और उससे जो है आइडियाज, स्किल्स और एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे। ठीक है, इट विल बी स्ट्रक्चर्ड अराउंड 3 क्वेश्चंस, और ये 3 क्वेश्चंस के अराउंड जो है वो स्ट्रक्चर होगा। पहला तो ये है कि वेयर आर वी, कि अभी इस सारे कामों में, यानी कि जो एमिशन को कम कर रहा है और वो है, उसमें हमारी पोजीशन अभी क्या है, हम कहां पर है। वेयर डू वी वॉन्ट टू गो, और हम जाना कहां चाहते हैं, हम कितना एमिशन कम करना चाहते हैं और वो सब, और हाउ डू वी गेट देयर, और हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, UNF ओरिजिनली कॉल्ड द फैसिलिटेटिव डायलॉग, इसको पहले फैसिलिटेटिव डायलॉग बोला जाता था। द नेम वॉज चेंज टू तालानोआ डायलॉग इन बॉन UNFCCC मीटिंग अंडर द फिजियान COP प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो फिजी ने जो प्रेसिडेंसी की थी बॉन में, बॉन इस जर्मनी में जो हुई थी, ठीक है, वहां पर इसका जो नाम है दैट इज फैसिलिटेटिव डायलॉग का नाम चेंज करके किया गया तालानोआ डायलॉग। ठीक है, इसके बाद इंसू रेजिलियंस ग्लोबल पार्टनरशिप। देखिए ये क्या है? इंसू रेजिलियंस ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस वाज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP23 इन बॉन। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि COP23 में एक ये भी बना है, क्या? इंसू रेजिलियंस ग्लोबल पार्टनरशिप। ये क्या करता है? इट ब्रिंग्स टुगेदर G20 कंट्रीज इन पार्टनरशिप विद द V20 नेशंस। ठीक है, जो G20 कंट्रीज है ये तो बहुत फेमस है, आपको पता भी होंगी। ठीक है, इसको लेकर हम लोगों ने एक वीडियो जो था वो भी हमारे चैनल पर है, बना हुआ है, G20 कंट्रीज को लेकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर। तो G20 कंट्रीज जो है वो V20 नेशंस के साथ मिलके, और साथ ही साथ जो सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर और एकेडेमिया है, इनके साथ मिलकर क्या करेंगे? इनकी एक पार्टनरशिप होगी। ठीक है, और V20 क्या है? V20 जो है, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज अ ग्रुप ऑफ 48 ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज इंक्लूडिंग स्मॉल आइलैंड्स। तो यहां पर जो है थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, V से वल्नरेबल तो सही है, पर ये 20 का मतलब 20 नेशंस नहीं है। ठीक है ना, जैसे G20 में तो आपको पता है कि 19 नेशंस प्लस एक जो यूरोपियन यूनियन है वो है, दैट इज G20। ठीक है ना, लेकिन V20 में 20 कंट्रीज नहीं है या 20 पार्टीज नहीं है, ध्यान रखेंगे, दैट इज 48 ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज इंक्लूडिंग स्मॉल आइलैंड्स। ठीक है, और ये सारे के सारे नाम जो है मैंने आपको यहां पर दिए हुए हैं। इसमें से अगर आप एशिया की बात करें या इंडिया के आसपास की बात करें तो वो आप देख सकते हैं यहां से क्या है, वी हैव अफगानिस्तान, वी हैव बांग्लादेश, ठीक है, वी हैव भूटान,
इसके बाद अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की तरफ को जाएंगे तो वी हैव कंबोडिया, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप इसमें और भी है, देखिए काफ़ी सारे हैं आपके, केनिया वगैरह है, ठीक है, माडागास्कर, ये सारे अफ्रीकन नेशंस आपके हो गए। फिर इधर आप आ गए मालदीव्स आपका हो गया, ठीक है, देन आपका मोरक्को हो गया, इंडिया के पास आप नेपाल देख सकते हैं, देन वी हैव साउथ सूडान इन अफ्रीका, श्रीलंका। इसमें अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वल्नरेबल कंट्रीज आपको पता है कि अफ्रीका की हालत ख़राब है, तो वहाँ के हैं। और कुछ इसमें जो स्मॉल आपके आइलैंड्स वगैरह हैं वो है, जैसे कि आप देख सकते हैं तुवालू है, वनवातू है, ठीक है ना, पापुआ न्यू गिनी है। तो ये सारे के सारे इसमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऐसा सारे के सारे याद करने को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप इसको एक बार नज़र इस पर मार लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसका एम क्या था? इट्स विजन इज टू स्ट्रेंथन द रेजिलियंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज and to protect the lives and livelihoods of poor and vulnerable people from the impacts of disaster by enabling faster, more reliable and cost effective responses to disaster। तो इसका विजन क्या था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं होता, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट आता है, कि कोई बहुत बड़ा साइक्लोन आता है या वो आता है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उससे निपट सकती है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए निपटना इतना आसान नहीं होता। तो उनके लिए ये बात कही गई है कि उनकी जो रेजिलियंस है, जो उनके सहने की क्षमता है, उसको क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जो लोग हैं, जो पुअर और वल्नरेबल पीपल हैं, उनके लाइव्स यानी कि उनकी जिंदगी और उनकी जो रोजी रोटी है, जो लाइवलीहुड है, उसको क्या किया जाएगा? प्रोटेक्ट किया जाएगा डिजास्टर के इंपैक्ट से, ठीक है। और कैसे किया जाएगा? फास्टर, मोर रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज टू डिजास्टर को इनेबल करके, ठीक है। इट एम्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिटिंग फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंश्योरेंस अप टू 400 मिलियन बाय 2020। तो इसका एक ये भी एम था कि जो पुअर और वल्नरेबल पीपल है डेवलपिंग कंट्रीज में, जिनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंश्योरेंस से बेनिफिट मिल रहा है, उनकी संख्या को बढ़ाकर 400 मिलियन तक करने की बात बोली गई है 2020 तक, ठीक है। इसके बाद यहां पर कुछ और सीओपीज है जो रिसेंटली हुई है, इनके सिर्फ नाम वगैरह आप लोग ध्यान रखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है कि सीओपी 24 जो है वो दिसंबर 2018 में हुई है इन कैटोवाइस, पोलैंड, ठीक है। और पोलैंड हेल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द क्लाइमेट कन्वेंशन फॉर द थर्ड टाइम, ठीक है, थर्ड टाइम है ये पोलैंड की, ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक नाम बता देता हूं, दैट इज इन आपका हुआ था वर्साओ में, वर्साओ इज ऑल्सो इन पोलैंड। अब आप मुझे बताइएगा कि तीसरी कौन सी है, ठीक है, या फिर आप मुझे तीनों बता देंगे और एयर के साथ बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है कि पोलैंड में कौन सी हुई है, ठीक है। तीसरी तो ये है कैटोवाइस सीओपी 24, वर्साओ हुई है एक, कब हुई है ये बताइएगा, और एक तीसरी कौन सी है ये भी मुझे आप बताइएगा, ठीक है। इसके बाद सीओपी 25 है, दैट इज सीओपी 25 जो है वो दिसंबर 2019 में हुई है मैड्रिड, स्पेन में। इसके बाद सीओपी 26 जो है, सीओपी 26 जो है वो नवंबर 2020 में ओरिजिनली होने वाली थी इन ग्लासगो, यूके, लेकिन आपको पता है कि 2020 का साल तो एक अनप्रेसिडेंटेड ईयर रहा है ड्यू टू कोविड-19। तो मई 2020 में जब लॉकडाउन वगैरह लगने शुरू हुए, तो जो इस सीओपी का ब्यूरो था उसने ये डिसाइड किया कि इसको हम लोग एक साल के लिए पोस्टपोन करते हैं, और अब ये एक्सपेक्टेड है अभी तक कि ये इसी साल 2021 के नवंबर में ही वापस से ग्लासगो, यूके में होगी। दैट इज दिस ईयर इट विल बी सीओपी 26 जो होने जा रही है, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें अभी तक हमने जितनी भी सीओपीज हैं वो सारी की सारी पढ़ ली है। अगर आप 26 की 26 सीओपी याद रखना चाहे, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको जितनी यहां पर बताई है उतनी भी अगर आप याद रखेंगे तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी मतलब याद रखना चाहें या उसको रटना चाहें एक तरीके से मैं कहूं, तो आप क्या कीजिएगा, जो UNEP-CCC की वेबसाइट है वहां पर जाइएगा, वहां पर आपको सारी की सारी जो है वो मिल जाएंगी, और वहां से आप सीओपी 1 कब हुई है, कहाँ हुई है, ठीक है, 2 कब हुई है, कहाँ हुई है, ऐसे करते करते 26 तक आप याद रख सकते हैं। लेकिन कम से कम जितनी मैंने आपको यहाँ पर बताई है इस कोर्स में माध्यम से, वो तो आप सारी की सारी जो है याद रखेगा, ठीक है ना, कि सीओपी 21 कब हुई है, उसके क्या मेन बातें हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहां तक जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है 4 पार्ट में। अभी आई होप कि इसमें 4 पार्ट या 3 पार्ट हमें और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, क्योंकि थोड़ा सा लंबा ये चैप्टर है, ठीक है। तो अगले पार्ट के साथ इस चैप्टर को हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पर अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज है वो हमसे पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस
एड फ्री, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट कि आप लोग इस सब्जेक्ट की पूरी तैयारी जो है हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सके। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी जो ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, उस पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरीज है वो हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अपनी कोई भी बात हमसे शेयर करने के लिए, हमसे पूछने के लिए, कुछ भी अपने एक्सपीरियंस और फीडबैक शेयर करने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर। ये सारे लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।